हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का आपके ही अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 5। मेरे भाई, यदि आपने लेक्चर नंबर 1 से लेकर 4 तक नहीं देखा है अभी तक, तो बच्चों पहले आप उसको देखकर आइएगा, क्योंकि बच्चे उसके बाद ही ये लेक्चर नंबर 5 आपको 100% बच्चे समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे भाई, हम लोग लेक्चर नंबर 1 से लेकर 4 तक डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको आप जरूर जाकर देख लें। वो लेक्चर्स आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तो आइए प्यारे बच्चे, क्लास 5 को स्टार्ट करते हैं अपनी हम। और आज की क्लास का बच्चे गोल पहले देखते हैं। तो मेरे भाई, आज की क्लास का गोल बच्चों रहने वाला है, पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। सेकंड टॉपिक बच्चे आज का रहेगा गुरुत्वाकर्षण बल तथा कूलाम बल की तुलना। और बच्चे तीसरा टॉपिक आज का रहेगा आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो मेरे भाई, आज की क्लास में ये 3 टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मेरे भाई, यदि ऑडियो और वीडियो बच्चे क्लियर हो तो एक बार सभी लोग मेरे भाई कमेंट कर दो, सर यस सर, यस सर। तो बच्चे आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए प्यारे दोस्त, क्लास में आगे बढ़ते हैं और अपना स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। मेरे भाई, आज की क्लास का जो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वह क्या है, कहेंगे सर कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। बच्चे क्या करेंगे सर, कूलाम के नियम का मेरे भाई सदिश स्वरूप बच्चे हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चे आपको क्या करना है, इसमें एक आवेश बच्चे मान लिया हमने Q1 है और दूसरा आवेश बच्चे Q2 है। इन दोनों आवेशों से मेरे भाई, इन दोनों आवेशों से कुछ दूरी पर मूल बिंदु है। मूल बिंदु को बच्चे हम लोग O से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है सर, O लिख दिया बच्चे। मान लेते हैं बच्चे, इस मूल बिंदु से इस Q1 वेक्टर का जो स्थिति सदिश है बच्चे हमारा, मान लेते हैं बच्चे हमारा R1 वेक्टर है। क्या है सर, R1 वेक्टर। और इस बिंदु O से यानी कि मूल बिंदु से इस Q2 वेक्टर का स्थिति सदिश बच्चे मान लेते हैं R2 है। ठीक है सर। अब मेरे बच्चे, अगर हम ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है, अगर आपसे हम पूछें कि इस पर कौन कौन से बल लग रहे हैं, तो प्यारे बच्चे देखो, Q1 आवेश Q2 पर बल लगाएगा, कहेंगे हाँ सर। Q2 आवेश जो है Q1 पर बल लगाएगा, हाँ सर। मेरे भाई, दोनों समान प्रकृति के हैं, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हमने लिया है, पॉजिटिव नेगेटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव बिल्कुल ले सकते हैं। तो बच्चे, कोई भी आपके मन में अगर संशय है, कोई भी समस्या है बच्चे, तो आप पूछ सकते हैं। देखो मेरे भाई, यहां हम प्लस माइनस लेंगे तो आकर्षण बल लग जाएगा, प्लस प्लस लेंगे तो प्रतिकर्षण बल लग जाएगा, और माइनस माइनस बच्चे लेंगे तब भी प्रतिकर्षण बल लग जाएगा। बच्चे, प्लस माइनस का मैटर नहीं है, मैटर यहां करता है कि आपका बच्चे बल कैसे निकले, कूलाम बल यहां पे सदिश रूप में। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले हमने निकाला Q1 आवेश पर Q2 के द्वारा बल बच्चे इस दिशा में लग रहा होगा F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी कि Q1 वाले आवेश पर Q2 वाले आवेश के कारण बल F12 बच्चे इस डायरेक्शन में लग जाएगा। बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई, अगर हम पूछे आपसे Q2 वाले आवेश पे Q1 वाले आवेश के कारण बल यानी कि F21, तो बच्चे इस तरफ लग रहा होगा F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 F21 और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 F12 बच्चे। अब मेरे भाई, F12 और F21 का मतलब मेरे भाई लिखेंगे पहले। देखो बच्चे, F12 का मतलब होता है, F12 का मतलब मेरे भाई होता है Q1 आवेश पर, Q1 आवेश पर
Q2 आवेश के कारण बल, Q2 आवेश के कारण बल। तो प्यारे बच्चे आपको ये बातें लिख देना है, पेपर में एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा 2 मार्क्स बच्चे क्वेश्चन में ये कि F12 का मतलब क्या होता है बच्चे, Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण बल। और बच्चे F21 का मेरे भाई मतलब होता है Q2 आवेश पर Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण बल, Q1 आवेश के कारण आवेश के कारण बल। तो बच्चे अभी तक हमने क्या बताया, हमने कहा 2 आवेश हैं, एक Q1 है एक Q2 है। बच्चे मूल बिंदु से Q1 आवेश की दूरी बच्चे हमने इस विस्थापन सदिश मेरे भाई सॉरी स्थिति सदिश बच्चे ले लिया, क्या कहेंगे सर, R1 वेक्टर। और Q2 आवेश से मेरे भाई मूल बिंदु की स्थिति सदिश क्या है, कहेंगे सर R2 वेक्टर। और बच्चे Q1 आवेश पर कौन बल लगाएगा, कहेंगे सर Q2 आवेश लगाएगा, क्योंकि दोनों सेम प्रकृति के हैं, समान प्रकृति के हैं, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा। बोलो हाँ या ना। बच्चे जैसे कि आप जानते हो मेरे भाई समान जेंडर में प्रतिकर्षण होता है, बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर। जैसे बच्चे लड़की लड़की में प्रतिकर्षण होता है, लड़के लड़के में प्रतिकर्षण होता है, वैसे ही बच्चे दोनों पॉजिटिव आवेश हैं मेरे भाई, तो इनके बीच भी प्रतिकर्षण लग रहा होगा, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे जब 2 समान आवेश में प्रतिकर्षण लगता है तो ये Q1 मेरे भाई इसको इधर रिपेल करेगा, बच्चे Q2 जो है Q1 को इधर रिपेल करेगा और Q1 Q2 को उधर रिपेल करेगा। तो बच्चे हमने F12 का मतलब पहले वाले आवेश पर दूसरे वाले आवेश के कारण बल, और बच्चे दूसरे वाले आवेश पर पहला भी आवेश लगाएगा, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे पहले वाले पर बल ये है, दूसरे वाले पर बल वो है। अब मेरे भाई हमने कहा कि इसके बाद F12 का आपको मतलब बच्चे हमने लिख दिया यहाँ पे, F21 का मतलब लिख दिया हमने यहाँ पे। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, अब बच्चे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बच्चे, यानी कि इसकी दिशा मेरे भाई कैसे निकालेंगे, इनके बीच की दूरी बच्चे। देखो मेरे भाई अगर हम निकालें F12 की डायरेक्शन में एक विस्थापन सदिश बच्चे, अगर हम Q2 से Q1 की तरफ आएंगे बच्चे, तो आपने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा है विस्थापन सदिश निकालना। अगर बच्चे उधर से इधर आ रहे हैं, हम उधर से इधर आ रहे हैं बच्चे, तो फाइनल में से इनिशियल बच्चे घटाते हैं। तो बच्चे प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है, प्रारंभिक से अंतिम बिंदु की तरफ आ रहे हैं, तो विस्थापन सदिश होगा अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी कि R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। दोस्त ये हो गया हमारा इसका विस्थापन सदिश बच्चे, इसका इस तरफ का बच्चे, इस डायरेक्शन का, यानी कि F12 की दिशा का विस्थापन सदिश बच्चे आ गया R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब देखो बच्चे अगर हम निकालें बल F12 का मान, तो बच्चे F12 का मान क्या होगा, कहेंगे सर पहले तो इसका परिमाण लिख लो आप, F12 का बच्चे मैग्नीट्यूड, क्या सर F12 का परिमाण, F12 का मॉड बच्चे, ये परिमाण है बच्चे, और इसकी दिशा बच्चे F12 का बच्चे दिशा, यानी कि इसकी कैप बच्चे। देखो मेरे भाई किसी भी सदिश को लिखने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक तो उसका परिमाण चाहिए और बच्चे उसकी दिशा चाहिए। तो मेरे भाई हमने कहा कोई भी जो सदिश होता है बच्चे, सदिश देखो मेरे भाई इसको बहुत डिटेल बच्चे बता रहे हैं आपको हम, क्योंकि बच्चे बेसिकली होता क्या है, इसको हम कई साल से पढ़ा रहे हैं अपने ऑफलाइन में। तो होता क्या है कि बच्चे कूलाम्स लॉ का जो सदिश स्वरूप है बच्चे, इसको समझने में बहुत परेशान होते हैं। तो मेरे भाई इसको ऐसा आपको सटीक तरीका बताएंगे एक बार में कि बच्चे आपको एक बार में ही याद हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से बस समझते रहिए बस बच्चे। कोई भी जो सदिश होता है वेक्टर, सदिश यानी बच्चे वेक्टर जो होता है वह मेरे भाई 2 चीजों से मिलकर बना होता है। जो सदिश होता है मेरे भाई आपका 2 चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, तो कहेंगे सर सदिश हमारा है ये परिमाण और दिशा से मिलकर बना है बच्चे, परिमाण और बच्चे इसमें दिशा।
दो चीजें होती है मेरे भाई, परिमाण और दिशा। आज मक्खी बच्चे बहुत परेशान कर रही है, थोड़ा ठंडी आज कम है तो मक्खियां कुछ ज्यादा ही आ गई हैं। सदिश बच्चे दो चीजों से मिलकर बना है, एक परिमाण से और एक दिशा से। ठीक है सर, तो बच्चे परिमाण तो हमारा देगा ये F12 इसका मॉड मेरे भाई, और दिशा F12 का कैप देगा बच्चे। देखो इनके बीच लगने वाला जो बल होगा मेरे भाई, क्या होगा सर, बल होगा। तो परिमाण बच्चे कुछ इस तरीके से निकालेंगे, इसका परिमाण कैसे आएगा, तो कहेंगे सर परिमाण निकालने के लिए मेरे भाई क्या होगा सर, F12 वेक्टर का जो परिमाण होगा मेरे भाई क्या आएगा, कहेंगे सर F12 का जो परिमाण आएगा आपका, फॉर्मूला होता है कूलॉम के नियम का, K Q1 Q2 अपॉन बच्चे R स्क्वायर मेरे भाई, क्या आएगा सर, R स्क्वायर। और बच्चे दिशा जो आएगी F12 का कैप मेरे भाई क्या आएगा, कहेंगे सर ये क्या है, कहेंगे सर दिशा। दिशा का मतलब बच्चे एकांक सदिश। तो बच्चे एकांक सदिश का फॉर्मूला होता है बच्चे, आपने पढ़ा होगा, क्या कहेंगे सर, ए कैप मेरे भाई होता है ए वेक्टर अपॉन ए का मॉड। क्या होता है सर, ए वेक्टर अपॉन ए का मॉड। बोलो ये क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि नहीं, कहेंगे हाँ सर। जो बच्चे कह रहे नहीं बच्चे वो परेशान ना हो, आप ध्यान सुनो समझ जाओगे अभी। एक कैप बच्चे एकांक सदिश है, क्या है सर, कहेंगे सर एकांक सदिश है मेरे भाई। ये बच्चे एकांक सदिश जो आपका होता है मेरे बच्चे, कैसे निकालते हैं, तो कहेंगे सर एकांक सदिश मेरे भाई निकालने का तरीका होता है, उस वेक्टर को उसके परिमाण से डिवाइड कर दो। तो बच्चे आप R1 माइनस R2 वेक्टर का एकांक सदिश निकालने जा रहे हैं, तो आएगा R1 कैप माइनस R2 बच्चे, यानी R1 माइनस R2 के बच्चे कैप निकालेंगे तो क्या करेंगे सर, ऊपर इसका वेक्टर रहेगा बच्चे, क्या रहेगा, तो कहेंगे सर ऊपर इसका वेक्टर रहेगा R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन बच्चे नीचे इसका मैग्नीट्यूड रहेगा R1 माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण बच्चे। ये इसका बच्चे दिशा होगी। तो मेरे भाई परिमाण हमने क्या निकाला, कहेंगे सर F12 वेक्टर का मॉड K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, इसका तो परिमाण हो गया। ठीक है सर, और दिशा बच्चे क्या है, तो कहेंगे सर दिशा निकालने के लिए F12 वेक्टर का बच्चे कैप लगा लिए, इसकी दिशा मेरे भाई। दिशा बच्चे फॉर्मूला क्या होता है, कहेंगे सर एकांक सदिश का फॉर्मूला है वह वेक्टर बच्चे जिसका आप एकांक सदिश निकाल रहे हो अपॉन उसका परिमाण, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे वह वेक्टर R1 माइनस R2 वेक्टर है, ठीक है, और उसका जो परिमाण बच्चे है R1 माइनस R2 का परिमाण ये लिख दिया हमने। अब बच्चे ध्यान देंगे यहां, और मेरे भाई जो R दूरी है बच्चे यही होगा दूरी बच्चे, क्या होगा सर, कहेंगे सर यही मेरे भाई आपका दूरी होगा, R का जगह R1 माइनस R2। यहां दूरी R क्या है, तो कहेंगे सर दूरी यहां जो R है वह हमारा R1 माइनस R2 के मॉड के बच्चे बराबर होगी, यानी दूरी को बच्चे आज हम लिख रहे हैं R1 माइनस R2 से। तो अब देखो बच्चे अगर हमें F12 वेक्टर निकालना है तो जो सदिश है मेरे भाई, तो कहेंगे सर ये सदिश रूप है। तो बच्चे इसमें दो चीजें होंगी, एक तो परिमाण होगा F12 का मॉड, और दिशा बच्चे F12 का कैप। तो बच्चे ये फॉर्मेट हमारा ये इस्तेमाल कर रहे हैं, कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई जब परिमाण की हमने बात की तो बच्चे परिमाण होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और दिशा बच्चे F12 का कैप जो है दिशा मेरे भाई R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन उसका मॉड होता है। अब बच्चे ये दोनों वैल्यू यहां चिपका दो लाके मेरे भाई, तो आएगा F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन बच्चे R स्क्वायर। मेरे भाई R का मान है R1 माइनस R2 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर इनटू बच्चे ये तो परिमाण हो गया मेरे भाई। दिशा की बच्चे बात करें तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड। देखो बच्चे ये हो गया हमारा पूरा F12 वेक्टर। ये परिमाण मेरे भाई इतना पूरा परिमाण है और ये दिशा है,
क्योंकि कोई भी सदिश जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, वह क्या मिलकर बना होता है? कहेंगे सर परिमाण और दिशा से मिलकर बना होता है। तो परिमाण ये है, दिशा ये है। अब मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई, अगर इसमें हम k का मान डाल दें तो बच्चे आ जाएगा F12 सदिश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, या बच्चे इसको k ही रहने दो मेरे भाई, आप तो जानते हो k का मान वही होता है, तो k रहने दो बच्चे, k है ना। तो बच्चे k Q1 Q2 अपॉन मेरे भाई R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड बच्चे, इसकी 2 पावर मेरे भाई, इसकी 1 पावर बच्चे, गुणे में घाते जुड़ जाती हैं, 2 1 3 पावर मेरे भाई, 3 पावर हो गई, और इनटू में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मेरे भाई, ये आपको दिशा बता रहा है। तो F12 वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई? तो कहेंगे सर ये आपकी F12 वेक्टर की मेरे भाई वैल्यू है। इसको ध्यान से आप देख लो, समझ लो पहले बच्चे, अगर कोई समस्या यहां तक को बताओ। तो मेरे दोस्त F12 का मान आ गया k Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का मॉड का क्यूब इंटू R1 माइनस R2। एक बार ध्यान से बच्चे देख लो इसको, ठीक है मेरे भाई, एक बार ध्यान से बच्चे समझ लो इसको कैसे निकाला हमने। बच्चे देखो, सबसे पहले हमने कहा एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है। मूल बिंदु से Q1 की बच्चे स्थिति सदिश R1 वेक्टर है, मूल बिंदु से Q2 वेक्टर की स्थिति सदिश R2 वेक्टर है। बच्चे R1 वेक्टर R2 वेक्टर क्या है? तो कहेंगे सर R1 हमारा स्थिति सदिश है। बच्चे क्या है यहां लिख दे रहे हैं मेरे भाई, R1 दिख रहा है, कहेंगे सर कम दिख रहा है, कोई नहीं बच्चे यहां लिखो मेरे भाई, R1 वेक्टर बच्चे क्या है? कहेंगे सर R1 और R2 मेरे भाई दोनों स्थिति सदिश हैं। R1 वेक्टर व R2 वेक्टर बच्चे स्थिति सदिश हैं, स्थिति सदिश मेरे भाई। ये सारी बातें बच्चे आपने वेक्टर चैप्टर में 11th में सुनी होंगी कभी न कभी, है कि नहीं? तो कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने नहीं पढ़ा 11th है, तो बच्चे आप याद कर लो मेरे भाई, और क्या कर सकते हो ना बच्चे। यहां से यहां तक की दूरी को बच्चे वेक्टर रूप में लिखने का तरीका है, समझो ऐसा आप कि मूल बिंदु से Q1 आवेश की दूरी को वेक्टर रूप में लिखते हैं। R1 बच्चे दूरी है, उस पे एरो लगा दिया, दिशा के साथ दूरी बच्चे, है ना, दूरी जो है दिशा के साथ है, उसको बच्चे हम विस्थापन कहते हैं बच्चे। तो इसको हम स्थिति सदिश नाम दिया यहां पे, पोजीशन वेक्टर। अब देखो मेरे बच्चे, उसके बाद हमने कहा कि कोई भी जो सदिश होता है उसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो परिमाण होता है, एक दिशा होता है। लेकिन आज हम बल का सदिश रूप लिख रहे हैं, तो बच्चे उस बल का परिमाण F12 का परिमाण और उसको दिशा F12 का कैप। तो बच्चे परिमाण निकालने का कूलाम बल का सूत्र होता है k Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और दिशा बच्चे एक कैप हमारा होता है a वेक्टर अपॉन a का मॉड। तो मेरे भाई F12 का अगर दिशा लिखना है तो F12 की दिशा में बच्चे कौन दूरी है? कहेंगे सर R1 माइनस R2 दूरी है, इसी की दिशा में है। तो बच्चे इसका वेक्टर ऊपर और इसका मॉड नीचे, ये बच्चे F12 का कैप हो जाएगा। मेरे भाई हमने कहा जो R का काम कर रहा है आज बच्चे दूरी काम, तो ये R1 माइनस R2 कर रहा है, तो इसका बच्चे मॉड ले लिए क्योंकि ये वेक्टर है, जिसका मॉड लगा लिए बच्चे तो दूरी बन गया ये। कहेंगे हाँ सर। बच्चे वेक्टर में क्या है? कहेंगे सर दिशा और परिमाण दोनों है। मेरे भाई अगर दिशा हटाना है इस पे तो मॉड लगा दो बच्चे, तो केवल परिमाण बचेगा। कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे ये दोनों वैल्यू लाके हमने यहाँ डाल दिया। F12 वेक्टर का मॉड ये है बच्चे, और इसकी दूरी बच्चे यानी कि इसका जो दिशा है R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, और बच्चे जो R के जगह पे हमने लिखा R1 माइनस R2 का मॉड रख दिया। तो मेरे भाई यहाँ 1 पावर, यहाँ 2 पावर मिलकर 3 पावर हो गई, और यहाँ R1 माइनस R2 वेक्टर ऐसे लिखा रहा। ये हो गया F12 की वैल्यू। अब मेरे दोस्त अगर इसके आगे हम बढ़ें और समझें बच्चे, अब क्या निकालेंगे? तो कहेंगे सर इसके बाद मेरे भाई अब हम बात करेंगे किसकी? तो बच्चे कहेंगे इसके बाद हम बच्चे बात करते हैं अपने F21 वेक्टर की। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अब F21 वेक्टर की बच्चे बात करते हैं। अब देखो मेरे भाई क्या हुआ, ये तो आगे ही नहीं बढ़ रहा है।
बच्चे आज मक्खी बहुत परेशान मेरे भाई कर रही है, बोर्ड चलने ही नहीं दे रही है। क्या हो रहा है? हट जाओ बेटा, तुम्हारा हमारे हाथ से तुम्हारी आज हत्या हो जाएगी मेरे भाई, जान लो तुम। देखो बच्चे, इसके बाद समझते हैं बात को। अब देखो बच्चे, ये F12 हमने निकाल लिया, इसको बच्चे हमने प्रीवियस पेज पर कॉपी भी कर दिया है, इसको आपको नोट्स मेरे भाई मिल जाएगी इसकी। अब देखो बच्चे, F12 के बाद मेरे भाई इसका निकालते हैं F21 वेक्टर। क्या निकालेंगे? तो कहेंगे सर F21 वेक्टर निकालते हैं। देखो बच्चे, F12 हो गया मेरे भाई। देखो बच्चे, अब F21 निकालने चल रहे हैं हम। देखो मेरे भाई, यहां पे आपका ये दिशा क्या है? कहेंगे सर ये मेरा F12 वेक्टर था, ठीक है सर, और हमारा F21 है। पिछली बार बच्चे हमने दिशा F12 की दिशा में लिया था पोजीशन वेक्टर बच्चे, डिस्प्लेसमेंट सदिश हमारा विस्थापन सदिश। अब की बार बच्चे हम लोग विस्थापन सदिश अपना लेंगे किधर? कहेंगे सर हम Q1 से Q2 की ओर जा रहे हैं। अगर बच्चे F21 की हम दिशा मेरे भाई निकालें, F21 की दिशा क्या है? कहेंगे सर उस तरफ है मेरे भाई। तो उधर का अगर विस्थापन सदिश बच्चे लें, इधर से उधर चले हम, तो मेरे भाई लिखेंगे फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे बच्चे, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यानी कि आपका जो बच्चे विस्थापन सदिश R का मान होगा मेरे भाई, यहां पे R2 माइनस R1 अब की बार इस्तेमाल करेंगे। कहेंगे हाँ सर। और बच्चे F21 वेक्टर जो होगा इसका कैप मेरे भाई, F21 का जो कैप होगा आपका यहां पे कितना होगा? कहेंगे सर F21 का हमारा कैप होगा R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन इसका मॉड R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड। अगर बच्चे हम F21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें यहां पे, बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं मक्खी आज। F21 वेक्टर का जो मॉड होगा मेरे भाई तो क्या आएगा? तो कहेंगे सर के Q1 Q2 अपॉन बच्चे दूरी का स्क्वायर। बच्चे दूरी आज हमारी क्या है? कहेंगे सर R2 माइनस R1 वेक्टर, R2 माइनस R1 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर मेरे भाई। अब देखो, तो बच्चे हमने परिमाण निकाल लिया है, हमने दिशा निकाल लिया है F21 वेक्टर का। बच्चे वैल्यू रख दो यहां पे। तो F21 वेक्टर मेरे भाई क्या होगा? कहेंगे सर F21 वेक्टर होगा F21 वेक्टर का परिमाण और बच्चे F21 वेक्टर की दिशा, F21 सदिश की दिशा। तो बच्चे परिमाण कितना आया है? कहेंगे सर आया है के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर इंटू दिशा बच्चे है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन पूरे का R2 माइनस R1 वेक्टर का मॉड। अब मेरे भाई यहां दो पावर, यहां एक पावर, इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा के Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड का क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये F21 वेक्टर बच्चे हैं। तो मेरे भाई F21 आपका कितना आ गया? कहेंगे सर F21 हमारा मेरे भाई आपका आ गया कितना? तो कहेंगे सर F21 हमारा आ गया कुछ इतना बच्चे ये। और मेरे भाई यहीं पर अगर हम F12 आपको लिख कर दिखाएं मेरे दोस्त, तो F12 बच्चे आपका आया था के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का मॉड का क्यूब
इंटू R1 माइनस R2 वेक्टर। ये बच्चे देखो, दोनों को मेरे भाई आप ध्यान से देखो और समझने का बच्चे प्रयास करो हमने क्या किया है। देखो बच्चे, ये आपका पिछला पेज है मेरे भाई, ये हमने F12 आपको बताया था पूरा डायग्राम बनाकर बच्चे बकायदे, और बच्चे ये F21 हमने बता दिया। मेरे दोस्त, इसको हमने बहुत ही पूरी बच्चे मेहनत लगे समझाने का प्रयास आपको किया है। अगर ध्यान से बच्चे आप समझोगे तो बच्चे बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये, और वास्तव में आपको बच्चे हम तरीका बताएंगे जिससे आप याद कर पाए इसको। देखो F12 मेरे भाई आप ध्यान से देखेंगे कितना है, तो कहेंगे सर F12 है KQ1Q2 अपॉन KQ1Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 माइनस R2 वेक्टर का मॉड का क्यूब। ठीक है सर। और बच्चे F21 अगर ध्यान से आप देखेंगे तो कितना है, कहेंगे सर KQ1Q2 अपॉन R1 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड का क्यूब इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर है। यानी दोनों बच्चे ध्यान से देखो, अगर यहाँ 2 1 मेरे भाई है तो यहाँ 2 1 बच्चे चल रहा है, 2 में से 1 घट रहा है, और अगर यहाँ 1 2 है बच्चे तो यहाँ 1 में से 2 घट रहा है। दोनों में देखो सेम प्रोसेस मेरे भाई दोनों में फॉलो हो रहा है। इसको आप ध्यान से बच्चे देखिए और समझने का प्रयास करिए मेरे भाई। दोनों सदिश आपका एकदम एक जैसा है बच्चे। क्या है, तो कहेंगे सर एक जैसा है मेरे भाई। यहां F12 बच्चे देखेंगे तो KQ1Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का मॉड का क्यूब है इंटू R1 माइनस R2 है, और F21 बच्चे देखेंगे आप तो आपको मिलेगा KQ1Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का मॉड का क्यूब इंटू R2 माइनस R1 है। देखो बच्चे कितना सिंपल मेरे भाई है ये, अगर आप ध्यान से समझ लो इसको तो बच्चे कुछ नहीं है। आइए बच्चे अगले पेज पे आपको समझाते हैं मेरे भाई, इसको लिखना आप सीखो पहले। देखो बच्चे, अगर हमें F12 बच्चे लिखना है कैसे लिखेंगे, तो कहेंगे सर KQ1Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड का क्यूब इंटू में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। देखो बेटा कितना बढ़िया लिखना आसान है ये। F21 मेरे भाई लिखेंगे तो क्या आएगा, कहेंगे सर आएगा KQ1Q2 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर का मॉड का क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अगर बच्चे 1 2 रहेगा यानी 1 2 रहेगा तो यहाँ 1 2 1 2 मेरे भाई। अगर यहाँ 2 1 बच्चे है तो यहाँ 2 1 2 1 मेरे भाई। दोनों सिमिलर एक ही जैसे है मेरे प्यारे दोस्त, इसको आराम से आप लिख सकते हो। देख लो दोनों बच्चे हमने आपको दोबारा लिख के बता दिया है। और मेरे भाई ध्यान देना है कि आपका अगर ध्यान से बच्चे समझेंगे, देखो Q1 मेरे भाई ये है, Q2 ये है, थोड़ा डायग्राम समझ लो यहाँ बच्चे। ये दूरी यहां से यहां तक क्या है, तो कहेंगे सर यहां से यहां तक दूरी बच्चे आपकी क्या है, तो बच्चे ये हमारा मूल बिंदु है, और ये बच्चे इसका स्थिति सदिश क्या है, कहेंगे सर इसका R1 है बच्चे, इसका R2 है, ये हमारा डायग्राम है, ये मूल बिंदु है। और बच्चे ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू F12 की दिशा मेरे भाई, ये F21 की दिशा, F21 की दिशा। ठीक है सर। मेरे बच्चे अगर हम दूरी की यहां बात करें विस्थापन सदिश की, तो मेरे भाई आपका विस्थापन सदिश ये हो गया, ये वाला बच्चे क्या है, कहेंगे सर ये वाला हमारा है R1 माइनस R2 दिशा, और बच्चे ये वाली दिशा हमारी ऊपर वाली क्या है, कहेंगे सर R2 माइनस R1 की दिशा। बच्चे दोनों दिशा बच्चे हमने स्पष्ट आपको दिखा दी, पूरा डायग्राम दिखा दिया। अब मेरे भाई एक चीज अगर नोटिस करेंगे आप, तो F12 जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड बच्चे यानी परिमाण F21 वेक्टर के परिमाण के बराबर बच्चे होगा। क्या होगा सर, इनका परिमाण आपस में बराबर है। और मेरे भाई अगर आगे और समझें तो F12 वेक्टर जो हमारा है ये नेगेटिव टाइम्स है, यानी कि इसकी दिशा केवल बच्चे उल्टी है लेकिन परिमाण बच्चे आपस में बराबर है। क्या है सर, इसकी दिशा केवल बच्चे अपोजिट है मेरे भाई, लेकिन दोनों का परिमाण आपका क्या है, कहेंगे सर दोनों का परिमाण आपका बराबर है। तो मेरे भाई ये आपको एक्चुअल में इतनी वैल्यू याद करके रखना है। अगर बच्चे देखो आप सब कुछ मेरे भाई भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, आप ये जो कहानी आपको हम समझाए हैं कोई बात नहीं बेटा, अगर इतना भूल गए कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई।
आपको ये याद रखना है मेरे भाई, इसका वेक्टर स्वरूप में चाहिए डायग्राम आपको बनाना है बेहतर तरीके से, और इसको आप याद कर सकते हैं तो याद कर लो सीधे सीधे। ये F12 वेक्टर क्या है, कहेंगे सर k q1 q2 अपॉन r1 माइनस r2 का मॉड का क्यूब इंटू r1 माइनस r2। F21 बच्चे क्या है, कहेंगे सर k q1 q2 अपॉन r2 माइनस r1 का मॉड का क्यूब इंटू r2 माइनस r1। देखो बच्चे ये दोनों वैल्यू याद करो, और बच्चे F12 और F21 का मॉड तो मैग्नीट्यूड बराबर है मेरे भाई, दोनों का परिमाण तो सेम है, यानी दोनों सेम बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, लेकिन दिशाएं अलग अलग हैं, इसलिए दोनों के बीच में एक माइनस लगा दिया मेरे भाई हमने। और ये डायग्राम बच्चे, और ये इतना आपको लिखना है इस फॉर्म में बच्चे, कूलाम का वेक्टर स्वरूप हमारा खत्म होता है बच्चे। देखो पहले बच्चे आपको हमने बताया F12 क्या होता है बच्चे, F21 हमने यहां बताया क्या होता है, उसके बाद मेरे भाई हमने F12 और F21 के बीच का रिलेशन बच्चे बताया कि दोनों का परिमाण तो समान है, मैग्नीट्यूड मेरे दोनों भाई दोनों का समान है, लेकिन केवल दिशा का अंतर है, इसलिए F12 वेक्टर बराबर माइनस में F21 वेक्टर हमने लिख दिया। क्लियर है मामला, कहेंगे हाँ सर। देख लो बच्चे, अगर यहां तक कोई समस्या मेरे भाई हो तो आप कमेंट बच्चे कर दो, यहां तक बच्चे समझा दें आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे आपको हमने दोनों अप्रोच बता दिया। बच्चे देखो अगर आपको वेक्टर में समस्या मेरे भाई है तो बच्चे आपको धीरे धीरे दूर होगी, क्योंकि बच्चे वेक्टर आपका क्लास 11th का टॉपिक है मेरे भाई। यहां हमने पूरा कोशिश की है आपको अच्छे समझाने की, हालांकि बच्चे ये 10 मिनट में टॉपिक समझा के हम निकल सकते थे, लेकिन बच्चे आधे घंटे हो गए हैं, एक ही टॉपिक को हमने बच्चे बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया आपको। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं अब अपने अगले टॉपिक पर मेरे भाई। इसके बाद हम बढ़ेंगे अब अपने सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल तथा कूलाम बल की तुलना, कंपैरिजन बिटवीन कूलॉम्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ। बच्चे कूलाम बल को हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं मेरे भाई, कूलाम बल को ही बच्चे स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल। बच्चे कूलाम बल को मेरे भाई स्थिर वैद्युत बल भी कहते हैं, तो आपको याद रखना है मेरे दोस्तों। अब मेरे भाई देखो कूलाम बल और स्थिर वैद्युत बल का थोड़ा सा बच्चे मतलब समझते हैं। यदि दो द्रव्यमान एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हों, तब उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बच्चे क्या है, कहेंगे सर अगर एक द्रव्यमान m1 है बच्चे, एक द्रव्यमान m2 है मेरे भाई, इसके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच बच्चे गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है F बराबर होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसको आपने क्लास 11th में बच्चे गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में पढ़ा होगा, कहेंगे हाँ सर। ये मेरे भाई आपका है, और वहीं पर बच्चे अगर आपके पास क्या हो, कहेंगे सर अगर हमारे पास दो आवेशित कण, यदि दो आवेश स्मॉल r दूरी पर हो, तब उनके बीच स्थिर वैद्युत बल बच्चे, स्थिर वैद्युत बल, जिसको मेरे भाई हम कूलाम बल कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल, इसको मेरे भाई कूलाम बल कहते हैं। ये आपका कौन सा है, कहेंगे सर एक आवेश Q1 है बच्चे, एक आवेश Q2 है,
इनके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच का बल F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका हो गया मेरे भाई क्या, तो कहेंगे सर ये स्थिर वैद्युत बल यानी कूलाम बल है और ये गुरुत्वाकर्षण बल है। बच्चे ये आपने क्लास 11 में पढ़ा है और ये आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं। दोनों बच्चे बिल्कुल सिमिलर एक जैसा देखने में लग रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें समानताएं हैं और थोड़ी बहुत इसमें असमानताएं हैं। आइए मेरे भाई इन्हीं समानताओं और इन्हीं असमानताओं को हम तुलना के माध्यम से, कंपैरिजन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे दोस्त, यहां सबसे पहले हम बात करेंगे इनके बीच का समानता मेरे भाई। तो लिखेंगे समानताएं, बच्चे पहले समझेंगे हम समानताएं। समानताएं, सिमिलरिटी क्या है बच्चे इनके बीच में, सिमिलरिटी। जब बच्चे मेरे भाई सबसे पहले बात करेंगे दोनों के बीच की समानताओं की, तो बच्चे अगर ध्यान से मेरे भाई बात करो, आप यहां देखो तो बच्चे दोनों ही बल बच्चे व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन कर रहे हैं, यानी कि दूरी के दोनों वर्ग के समानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ये भी बल है और ये भी बल है बच्चे, यानी गुरुत्वाकर्षण बल भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है और स्थिर वैद्युत बल यानी कूलाम बल भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दोनों बच्चे व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन कर रहे हैं। तो बच्चे पहला पॉइंट यही लिखेंगे समानता में, लिखेंगे स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल यानी कूलाम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल दोनों दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, पालन करते हैं। तो बच्चे दोनों ही बल दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। इसका मतलब बच्चे कि F जो है बल वो समानुपात बच्चे व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग के, ये इसका मतलब होता है। बच्चे ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट मेरे भाई अगर बात करें तो बच्चे दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, तो कहेंगे सर दूसरा पॉइंट ये है कि दोनों बल केंद्रीय बल हैं बच्चे। क्या है, तो कहेंगे सर केंद्रीय बल हैं, यानी बच्चे लाइन ज्वाइनिंग अलोंग सेंटर बच्चे काम करते हैं। कहने का मतलब बच्चे है कि एक द्रव्यमान अगर ये m1 है, दूसरा बच्चे ये m2 है, तो जो इनके बीच लगने वाला बल है इसको जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश काम करता है बच्चे, इसको जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश बच्चे काम करता है। अगर वहीं पर दो आवेश रहेंगे प्यारे दोस्त, तब भी ये इसको जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश, ये तो आकर्षण बच्चे रहेगा या तो प्रतिकर्षण मेरे भाई रहेगा, वो अलग बात है, लेकिन इनको जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश ये बल कार्य करता है, यानी कि दोनों केंद्रीय बल है। अब बच्चे तीसरे पॉइंट की अगर बात करें, इसमें तीसरी समानता क्या है, तो कहेंगे सर तीसरी समानता यह है कि ये दोनों बल बच्चे, दोनों बल संरक्षी हैं, यानी कि कंजर्वेटिव हैं, संरक्षी हैं। बच्चे संरक्षी का मतलब मेरे भाई होता है कि इनके द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता। बच्चे इसका मतलब ये है, इसका अर्थ बच्चे ये है कि इनके द्वारा किया गया कार्य, इनके द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता। बच्चे रास्ते पर निर्भर नहीं करता,
ये मतलब होता है बच्चे, इनके द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता। और बच्चे यह केवल किस पर निर्भर करता है, कहेंगे सर स्थिति पर निर्भर करता है। यह स्थिति पर निर्भर करता है, स्थिति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। तो प्यारे बच्चे, इनके द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता बल्कि स्थिति पर निर्भर करता है बच्चे, पोजीशन पर, कि कितनी हाइट पर है बच्चे वो डिपेंड करता है, रास्ते पर निर्भर नहीं करता मेरे भाई। तो ये तीन समानताएं मेरे भाई हमने आपको बताई हैं कि स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल दोनों दूरी के वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। ये दोनों केंद्रीय बल हैं, लाइन ज्वाइनिंग अलोंग सेंटर बच्चे काम करते हैं। और ये दोनों संरक्षी बल हैं, यानी कंजर्वेटिव फोर्स हैं बच्चे, और ये सेंट्रल फोर्स बच्चे हैं। ठीक है ना, इंग्लिश बच्चे इसे बोलते हैं सेंट्रल फोर्स है, और ये कंजर्वेटिव फोर्स हैं। ये इनके द्वारा किया गया बच्चे वर्कडन जो होता है कंजर्वेटिव फोर्स का, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, केवल पोजीशन पर यानी कि स्थिति पर निर्भर करता है। तो आइए बच्चे इसके आगे समझते हैं अब इनके बीच का अंतर। मेरे भाई समानता तो हमने समझ लिया, अब इनके बीच का बच्चे अंतर समझते हैं। ठीक है सर, बच्चे एक पेज यहां पे कम है क्या मेरे भाई? कोई बात नहीं बेटा, इसको यहां सेट करते हैं। ये अब बेटा देखो, दोनों के बीच अंतर समझते हैं मेरे भाई। तो अब देखेंगे बच्चे यहां पे अंतर क्या है। अंतर यानी कि डिफरेंस, यस असमानताएं बच्चे लिख लो, असमानताएं, असमानताएं। समानताएं तो हमने देख लिया बच्चे, अब देखते हैं असमानताएं क्या हैं, यानी कि डिफरेंस क्या है बच्चे। डिफरेंस मेरे भाई, डिफरेंस। अब देखो बच्चे, सबसे पहले लिखते हैं बच्चे एक तरफ हम स्थिर वैद्युत बल यानी कूलाम बल, बच्चे लिखेंगे स्थिर वैद्युत बल, और दूसरी तरफ मेरे भाई लिख लेते हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। देखो बच्चे, अब इसको हमें अंतर के माध्यम से मेरे भाई समझना है, तो ध्यान से बच्चे समझिएगा दोस्तों, इसको अंतर के माध्यम से। मेरे भाई यहां पहला अंतर लिख रहे हैं हम बच्चे। पहला अंतर क्या है, तो कहेंगे सर पहला अंतर बच्चे यह है कि स्थिर वैद्युत बल बच्चे इसमें लिखना है कि यह आकर्षण व प्रतिकर्षण, यह आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है, दोनों प्रकृति का होता है। यानी बच्चे जो स्थिर वैद्युत बल है कूलाम बल, इसमें आकर्षण भी होता है प्रतिकर्षण भी होता है। बच्चे अगर दोनों आवेश पॉजिटिव पॉजिटिव है मेरे भाई, तो इसमें प्रतिकर्षण हो जाता है, देखो बच्चे रिपल्सन हो जाएगा मेरे भाई। और बच्चे अगर एक पॉजिटिव है बच्चे और एक नेगेटिव मेरे भाई है, तो इनके बीच आकर्षण भी हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है बच्चे। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है, किंतु बच्चे अगर इसमें हम बात करें गुरुत्वाकर्षण में, तो लिखेंगे यह केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, यह केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। मेरे भाई यहां पे केवल आकर्षण होता है, किसमें, तो कहेंगे सर गुरुत्वाकर्षण बल में दो द्रव्यमान केवल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं बच्चे, प्रतिकर्षित नहीं करते हैं, इसको आपको याद रखना है। तो मेरे भाई ये पहला पॉइंट हो गया आपका कंप्लीट है।
अब बच्चे दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें यहां मेरे भाई, दूसरा पॉइंट क्या है, तो कहेंगे सर दूसरा पॉइंट यह है आपका कि मेरे भाई दूसरा पॉइंट क्या है, कहेंगे सर दूसरा पॉइंट बच्चे आप लिख सकते हैं इसमें असमानता में, बच्चे स्थिर वैद्युत बल में लिखेंगे यह बल अत्यधिक शक्तिशाली है, यानी यह बल प्रबल है बच्चे, क्या है, कहेंगे सर प्रबल है, प्रबल है बच्चे, लिखेंगे इसमें यह बल दुर्बल है। तीसरा पॉइंट बच्चे क्या होगा, कहेंगे सर दूसरा पॉइंट यहां लिखेंगे यह बल दुर्बल है बच्चे, यह बल दुर्बल है मेरे भाई, क्या है सर, कहेंगे सर दुर्बल है। बोलो बच्चे क्लियर है, कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे तीसरा पॉइंट पर अगर आएंगे तो बच्चे आपका तीसरा पॉइंट ये होगा कि एक बल तो प्रबल है मेरे भाई, एक बल दुर्बल हो गया। अब आएंगे तीसरे पॉइंट पे, तो तीसरे पॉइंट मेरे भाई लिखेंगे यहां पे क्या, तो कहेंगे सर तीसरा पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट बच्चे इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों लगता है, और इसमें बच्चे क्या हो, कहेंगे सर उसमें केवल आकर्षण लगता है। यह बल प्रबल होता है बच्चे कूलाम बल, और वह बल मेरे भाई क्या होता है, कहेंगे सर दुर्बल होता है। तीसरा पॉइंट बच्चे लिखेंगे यह बल आवेशों के बीच कार्य करता है, आवेशों के बीच कार्य करता है, कार्य करता है। और बच्चे इसमें लिखेंगे यह बल द्रव्यमान के बीच, यह बल द्रव्यमान के बीच कार्य करता है। ठीक है भाई, यह बल बच्चे कहां काम करता है, तो कहेंगे सर यह बल द्रव्यमान के बीच कार्य करता है। ठीक है सर, आइए बच्चे चौथे पॉइंट पर बढ़ते हैं मेरे भाई। चौथा पॉइंट क्या है, तो कहेंगे सर जो आपका स्थिर वैद्युत बल है बच्चे यह माध्यम पर निर्भर करता है। बच्चे लिखेंगे यह बल माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। बच्चे इसमें लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण में यह बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता, माध्यम पर निर्भर नहीं करता। बच्चे किसी भी माध्यम में रखा हो इसको फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, क्या है सर, इसको फर्क नहीं पड़ता। यह जो द्रव्यमान है, दो द्रव्यमान बच्चे किसी माध्यम में आप रख दो उनके बीच का बल नहीं बदलेगा, लेकिन बच्चे यहां पे अगर दो आवेश अलग अलग माध्यम में हैं तो उनके बीच लगने वाला बल जो है बच्चे बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। मेरे भाई यहां जो आपकी के की वैल्यू होती है बच्चे वायु या निर्वात के लिए, इसका मान जो होता है के का मान मेरे भाई होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी बच्चे न्यूमेरिकल वैल्यू आती है 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। जबकि बच्चे यहां जो वैल्यू आती है जी की होती है हमारी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। बच्चे ये वायु के लिए है, यहां निर्वात के लिए बच्चे, वह हर माध्यम के लिए है बच्चे। यह केवल क्या है, कहेंगे सर निर्वात की वैल्यू है, ये निर्वात के लिए बच्चे है ये, और अलग अलग माध्यम का बच्चे यहां के अलग अलग होगा। बच्चे यह क्या है, प्रत्येक माध्यम के लिए बच्चे, प्रत्येक माध्यम के लिए, प्रत्येक माध्यम के लिए। ये मेरे भाई इसमें कुछ असमानताएं हैं, डिफरेंस है। तो मेरे भाई हमने बात किया समानता की,
किसकी? तो कहेंगे सर गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम बल की हमने तुलना मेरे भाई यहाँ की, पहले दोनों को बताया क्या होता है अच्छे से, कूलाम बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। उसके बाद मेरे भाई हमने ये कहा दोस्तों कि इसमें समानता क्या है बच्चे, फिर हमने कहा इसमें अंतर क्या है, असमानताएं क्या है। अब आइए बच्चे बढ़ते हैं आगे और समझते हैं आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। तो बच्चे आज का हमारा लास्ट टॉपिक है आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत आज की क्लास का। तो आइए बच्चे समझते हैं। सबसे पहले बच्चे यहाँ पे मान लेते हैं कुछ आवेश हैं। मान लो बच्चे एक आवेश यहाँ Q1 है, दूसरा बच्चे यहाँ Q2 है, Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, Q4 आवेश बच्चे है। ऐसे बच्चे बहुत सारे आवेश मान लो हैं। तो मेरे भाई अगर हम ध्यान से बात को समझे मेरे भाई, तो ये सब आवेश एक दूसरे पर बल लगा रहे होंगे। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लगा रहे होंगे। मेरे भाई ये सभी आवेश एक दूसरे पर बल लगा रहे होंगे, बिल्कुल लगाएंगे सर, क्योंकि बच्चे आवेश का काम ही मेरे भाई है एक दूसरे पर क्या लगाना, कहेंगे सर बल लगाना। तो बच्चे ये हमारा Q5 आवेश है। अगर बच्चे ये आवेश एक दूसरे पर बल लगा रहे होंगे, तो अगर हम पूछ ले आपसे किसी एक आवेश पर, इन सब के कारण किसी एक आवेश पर कितना बल लगेगा, तो कहेंगे सर अगर हम Q1 पर नेट बल निकाल लें, तो बच्चे ये देखो ये Q2 आवेश Q1 पर बल लगाएगा। कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई ये Q5 भी Q1 पर बल लगाएगा, Q3 पर Q1 पर बल लगाएगा और Q4 भी Q1 पर बल लगाएगा। मेरे दोस्त Q1 पर सभी बल लगाएंगे और Q1 भी इन सभी पर बल लगाएगा, Q1 भी इन सभी पर बल लगाएगा। आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत मतलब मेरे भाई मतलब इसका यह होता है कि जब किसी निकाय में एक से अधिक आवेशों कई आवेशों हो, तो उन सभी आवेशों पर आपस में बल लग रहा होगा। कहेंगे हाँ सर। तो अगर उनमें से किसी एक आवेश पर हम नेट बल आपसे पूछें तो क्या कितना आएगा, कहेंगे सर इसको निकालना पड़ेगा। बच्चे बिल्कुल निकालेंगे। तो बच्चे यही जो नेट बल है किसी एक आवेश पर, इसका जो सदिश योग होता है बच्चे उन सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बल के योग के बराबर होता है। इसी को मेरे भाई आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। क्या है सर, फिर से एक बार बताइए। देखो मेरे भाई अगर हम कहते हैं कि सर बच्चे मान लो ये 5 आवेश हैं, मान लो एग्जांपल बच्चे 5 आवेश ले लिया हमने। अब बच्चे ये आपस में एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं। Q1 Q2 पर बल लगा रहा होगा, Q2 Q1 पे लगा रहा है, Q1 Q2 Q3 पर भी लगा रहा है, Q3 Q1 पर भी लगा रहा है। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। ऐसे ही बच्चे Q1 Q4 पर बल लगाएगा, Q1 Q5 बल लगाएगा और Q4 भी Q1 पे बल लगाएगा, Q5 भी Q1 बल लगाएगा और Q1 Q3 के बीच भी आपस में बल लग रहा होगा। बच्चे ये सभी आवेश इंडिविजुअल बच्चे आपस में फोर्स लगा रहे होंगे। कहेंगे हाँ सर। अगर मेरे भाई आपसे हम कहें कि इस Q1 पर कितना बल लग रहा है किसी एक आवेश पर, तो बच्चे किसी एक आवेश पर जब आपको बल निकालना है तो कहेंगे सर इन सभी बलों का सदिश योग कर लो, वेक्टर सम कर लो। जो आएगा बच्चे वही हमारा क्या है, कहेंगे सर वही हमारा आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। तो बच्चे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे मेरे भाई। कहेंगे यदि किसी निकाय में किसी निकाय में एक से अधिक आवेश हैं, एक से अधिक आवेश हैं, या फिर कह सकते हैं यदि किसी निकाय या यदि कोई निकाय, बच्चे से लिख लो मेरे भाई, यदि कोई निकाय कई आवेशों से मिलकर बना है, यदि कोई निकाय, बच्चे निकाय का मतलब बच्चे सिस्टम है, जैसे ये पूरा 5 आवेश एक सिस्टम बच्चे निकाय बना रहा है। यदि कोई निकाय कई आवेशों से मिलकर बना है, कई आवेशों से मिलकर बना है, तब उन सभी
आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पर उन सभी आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल, ठीक है बच्चे, उन सभी आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल अन्य सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है। देखो बच्चे, ये तो मेरे भाई डेफिनेशन इसकी हो गई। हमने क्या कहा? हमने कहा यदि किसी निकाय में यदि कोई निकाय कई आवेशों से मिलकर बना है, तब उन सभी आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल अन्य सभी आवेशों के कारण द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सर इसका मतलब क्या है मेरे भाई? आपने डेफिनेशन तो लिख लिया, देखो बच्चे इसका मतलब आपको समझाते हैं। बच्चे मान लो हमने कह दिया कि F1 पर बच्चे यानी कि पहले आवेश पर बल आपको निकाल रहे हैं, फोर्स ऑन 1 बच्चे, यानी कि पहले आवेश पर बल F बच्चे नेट ऑन फर्स्ट बच्चे, यानी कि पहले आवेश पर नेट बल F फोर्स ऑन 1 बच्चे। इसको आप ऐसे बच्चे लिख लो, F नेट बल ऑन 1 बच्चे पहले वाले पर। तो पहले वाले आवेश पर नेट बल क्या होगा? कहेंगे सर पहले वाले आवेश पर कौन कौन बल लगाएगा? सर F12 यानी पहले वाले आवेश पर दूसरा आवेश बल लगाएगा, प्लस पहले वाले आवेश पर तीसरा आवेश बल लगाएगा, प्लस पहले वाले आवेश पर बच्चे चौथा बल लगाएगा। कहेंगे हाँ सर, प्लस पहले वाले आवेश पर पांचवा बल लगाएगा। बिल्कुल सर। तो इन सबका बच्चे जब वेक्टर सम करेंगे, सदिश योग करेंगे, तो मेरे भाई यही हमारा क्या होगा? कहेंगे सर आवेशों के अध्यारोपण का बच्चे सिद्धांत है। यानी पहले वाले आवेश पे कौन कौन बच्चे बल लगा रहे हैं, इसका जो सदिश योग है मेरे भाई, यही क्या है? कहेंगे सर आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत होगा बच्चे। देख लो मेरे भाई, F नेट ऑन 1 यानी कि पहले वाले आवेश पर लगने वाला नेट बल बच्चे क्या कहेंगे? सर Q1 आवेश पर, इसको बच्चे पढ़ेंगे Q1 आवेश पर लगने वाला नेट बल बच्चे। Q1 आवेश पर लगने वाला नेट बल मेरे भाई क्या है? कहेंगे सर Q1 पर दूसरा आवेश बल लगाया Q2 तो F12 मेरे भाई, Q1 पर तीसरा आवेश बल लगाएगा F13, Q1 पर चौथा आवेश बल लगाएगा F14, Q1 पर पांचवा आवेश बल लगाएगा F15 मेरे भाई। तो ये हमारे क्या है सर? ऐसे ही बच्चे अगर और आवेश होंगे तो इसमें आगे जुड़ते जाएंगे मेरे भाई। तो ये हमारा क्या है? कहेंगे सर आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत है बच्चे। क्या है सर? आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत मेरे भाई है। ध्यान से बच्चे समझ लो। इस पर मेरे भाई न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चे डिस्कस करेंगे। इस पर बच्चे बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न मेरे भाई आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चे यही क्या है? आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत बच्चे है। इसको आप अच्छे समझ लो मेरे भाई। क्या है कि अगर किसी निकाय मेरे भाई एक से अधिक आवेश है या कई आवेशों मिलकर बना है कोई निकाय, तो उस आवेश पर बच्चे उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला नेट बल जो होता है, परिणामी बल होता है, सभी
आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसी को मेरे भाई बोलते हैं आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या है सर? आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत है बच्चे। मेरे भाई इसको आप अच्छे से बच्चे समझ लीजिए। अगर यहां तक मेरे भाई कोई समस्या हो तो आप बताइएगा बच्चे। अब मेरे भाई मान लो बच्चे किसी निकाय में 3 आवेश हैं बच्चे। मान लो ये Q1 है बच्चे, ये Q2 है, ये Q3 है मेरे भाई। अगर हम इसमें पूछ ले मेरे भाई आपसे कि सर फोर्स ऑन Q3, बच्चे नेट बल आप Q3 पर निकाल दो, तो बच्चे Q3 पर कौन कौन लगाएंगे सर? Q1 लगाएगा, Q2 लगाएगा। तो बच्चे किसी निकाय में जो बल लगता है बच्चे उसके आसपास वाले आवेश लगाते हैं। अगर आपसे हम पूछे Q3 आवेश पर नेट बल क्या है ना, F नेट ऑन 3 बच्चे तीसरे वाले आवेश पर, तो कहेंगे सर तीसरे वाले आवेश पर पहला बल लगाएगा F31 प्लस तीसरे वाले आवेश पर बच्चे दूसरा बल लगेगा F32। मेरे भाई यही हमारा क्या होगा सर? इसका जो सदिश रूप होगा बच्चे वही हमारा क्या है? कहेंगे सर आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत हो जाएगा। सेम इसी प्रकार मेरे भाई मान लो अगर ये Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, ये Q3 आवेश है और बच्चे ये Q4 आवेश है। अगर अब बच्चे हम पूछ लें इस पे कि यहां पे आपका नेट बल निकाल दो Q4 पर, तो बच्चे नेट बल Q4 पर कितना होगा? कहेंगे सर Q4 पर Q1 बल लगाएगा, Q2 बल लगाएगा, Q3 बल लगाएगा। तो बच्चे अगर यहां नेट बल लिखना हमें है तो F नेट ऑन 4 बच्चे चौथे वाले अगर आवेश पर हम बच्चे नेट बल यहां लिखें तो कितना आएगा? तो कहेंगे सर आएगा F4 ड्यू टू 1, F4 ड्यू टू 2, F4 ड्यू टू 3। यानी कि इस चौथे वाले पर बल कौन कौन लगाएंगे? तो कहेंगे सर इसके आस पड़ोस वाले आवेश ही इस पर बच्चे बल लगाएंगे। और ये बल हम कैसे निकालेंगे? तो बच्चे ये बल निकालना आपको नेक्स्ट क्लास में हम उदाहरण लेकर बच्चे समझाएंगे, न्यूमेरिकल्स आपको हम सॉल्व कराएंगे। तो बच्चे आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं मेरे भाई। इन 3 टॉपिक को बच्चे आप अच्छे से रिवाइज करिए, इसको नोट्स बनाइए मेरे भाई। अगर कोई भी समस्या आपको इस क्लास में है बच्चे तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट बच्चे क्लास के बाद में भी कर सकते हैं। जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो कमेंट करिएगा बच्चे। अगर कोई समस्या बच्चे आपको ज्यादातर बच्चों को समस्या रहेगी तो बच्चे उसको हम लोग अगली क्लास में नेक्स्ट क्लास में बच्चे डिस्कस कर लेंगे। तो बच्चे आज के इतना ही, मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। तो सही मेरे भाई दोस्त ध्यान सुनिएगा बच्चे। जाते समय बच्चे आपके लिए एक लाइन है मेरे भाई, प्यारी सुनिएगा। कहते हैं रख हौसला और मंजर भी आएगा, रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा मेरे भाई, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसी के साथ मेरे भाई आज की क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। थैंक यू बच्चे, बाय मेरे भाई, जय हिंद।